हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मानव एवं पर्यावरण संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि मानव और पर्यावरण के संबंध कैसे हैं और समय समय पर कैसे बदलते रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मानव पर्यावरण संबंध के बारे में पहली विचारधारा आई थी मानव का प्राकृतिकरण। मानव के प्राकृतिकरण का तात्पर्य यह था कि मानव जो है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मानव की सभी आवश्यकताएं जो थी वो भी प्रकृति द्वारा ही पूरी की जाती थी। इसलिए मानव जो है वो प्रकृति को धन्यवाद कहता था, उसके प्रकोप से डरता था। इसके अलावा वह उसकी पूजा भी करता था। पुराने समय में जो लोग होते थे वो अपनी सभी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त करते थे और बदले में प्रकृति को धन्यवाद भी कहते थे। तो मतलब इस अवस्था के अंदर मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य जो है वो प्रकृति को चेंज नहीं कर पाता था। उसकी सभी क्रियाएं जो हैं वो पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होती थी। आज भी कई जगह पर ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। जैसे जो बर्फीले क्षेत्र हैं या समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो लोग पर्वतों में रहते हैं वहाँ आज भी इतना विकास नहीं हुआ है। अब इनकी निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो यह विचारधारा सबसे पहले जर्मनी देश में आई थी, इसलिए इसको एक जर्मन विचारधारा कहा गया था। यह विचारधारा बाद में नीतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद के नाम से भी जानी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है, पर्यावरण ही सर्वशक्तिमान है। ठीक है, मतलब पर्यावरण जो है वो जो चाहे कर सकता है और मनुष्य जो है उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव का कोई महत्व नहीं है। मानव खुद को बहुत ही तुच्छ समझता है। यह विचारधारा जर्मनी में आई थी। तो जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता हुए हैं फ्रेडरिक रेटजेल। उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया था और उन्होंने ही इसके बारे में बहुत सी बातें कही थी। तो ये इस विचारधारा के समर्थक हैं। उसके बाद नेक्स्ट विचारधारा आई प्रकृति का मानवीकरण। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है मनुष्य जो है उसने विकास किया है, बहुत सी यंत्र बनाने सीख लिए हैं, मशीनों का निर्माण किया है, कृषि करना सीख लिया है। ठीक है, जिसके कारण से मनुष्य की प्रकृति पर निर्भरता जो है वो कम हो गई है। अब मनुष्य जो है वो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। उसने सिंचाई की सहायता से मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी कृषि करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा खनिज संसाधनों का प्रयोग करके उद्योगों का निर्माण किया है और वहाँ पर नई नई वस्तुओं का भी निर्माण किया गया है। अब मनुष्य जो है वो प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। वह अपनी आवश्यकताएं अपने यंत्रों, मशीनों की सहायता से अन्य चीज़ों का उत्पादन करके पूरी करता है। मतलब इस अवस्था के अंदर मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं है। उसने खुद से विकास कार्य किया है। अब इसकी विशेषताएं आती हैं। बाद में यह विचारधारा संभववाद के नाम से जानी जाने लगी। इसके अलावा यह विचारधारा सबसे पहले फ्रांस देश में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा कहा गया। फ्रांस के एक भूगोलवेत्ता हैं विडाल डी ला ब्लास। उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो ही सब कुछ है, प्रकृति जो है वो कुछ भी नहीं है और मनुष्य जैसे चाहे वैसे ही प्रकृति के अंदर फेरबदल कर सकता है। अब वह कठोर जलवायु के आगे भी नहीं झुकता है। ठीक है, मनुष्य ने अपनी कार्य कुशलता के बल पर जो आदिम जीवन था, जो प्राचीन जीवन था, उसको छोड़ करके आधुनिक जीवन में प्रवेश किया है। अब उसने वनों को काटकर कृषि करना शुरू कर दिया है। नदियों पर बांध बना दिए गए हैं। इसके अलावा सिंचाई की सहायता से मरुस्थलों में भी कृषि की जा रही है। खनिजों का उपयोग करके उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, नगरों का निर्माण किया है, परिवहन मार्गों का निर्माण किया है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक मनुष्य जो है वो पहुँच गया है।
ये सभी उदाहरण प्रकृति पर मनुष्य की विजय के उदाहरण हैं। तो इस अवस्था के अंदर प्रकृति जो है वो कुछ भी नहीं है, मनुष्य ही सब कुछ है। बाद में इस विचारधारा की आलोचना भी की गई, क्योंकि इस विचारधारा में मनुष्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जबकि प्रकृति को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है। इस विचारधारा की आलोचना के फलस्वरूप फिर एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई, जिसे नवनिश्चयवाद विचारधारा का नाम दिया गया। नवनिश्चयवाद विचारधारा निश्चयवाद व संभववाद दोनों के बीच की विचारधारा है, और इसके अंदर मनुष्य व पर्यावरण दोनों को समान महत्व दिया गया है। जो पहले निश्चयवाद विचारधारा थी उसमें प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया था। उसके बाद जो संभववाद विचारधारा आई उसके अंदर मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया। लेकिन जो सबसे लास्ट में जो ये विचारधारा आई नवनिश्चयवाद, इसके अंतर्गत मनुष्य व पर्यावरण दोनों को समान महत्व दिया गया। ठीक है, यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर जी ने दी थी। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब मनुष्य जो है उसको अपना विकास कार्य करना चाहिए, लेकिन उसको प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टेलर ने इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा। उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट का उदाहरण देख करके ये समझाया कि जैसे ही प्रकृति हमें रेड लाइट दिखाए, मतलब जब प्रकृति को नुकसान ज़्यादा पहुंच रहा हो, तब हमें कुछ समय के लिए अपने विकास कार्यों को रोक देना चाहिए। इसके अलावा जब प्रकृति ग्रीन लाइट दिखाए, मतलब जब प्रकृति जो है वो आगे बढ़ने की स्वीकृति दे, तभी मनुष्य को अपने विकास कार्य शुरू करने चाहिए। प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं जब प्रदूषण बहुत अधिक फैल रहा हो या प्रकृति को किसी भी वजह से नुकसान पहुंच रहा हो, तो हमें कुछ समय के लिए अपने विकास कार्यों को बंद कर देना चाहिए और प्रकृति की स्वीकृति का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो इसलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया। तो ये 3 विचारधाराएं थीं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद में प्रकृति ही सब कुछ है, सभी क्रियाएं मनुष्य की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं, जबकि संभववाद विचारधारा में सभी क्रियाएं मनुष्य जो है वही निर्धारित करता है और मनुष्य ही सब कुछ है। लेकिन नवनिश्चयवाद विचारधारा में दोनों बराबर हैं।